सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज वैसे भी बहुत अच्छा दिन है, गुरु गोविंद सिंह के साथ जुड़ा हुआ है जो कि शहादत की अपने आप में एक मिसाल है। और जो कल यानी कि 1 तारीख थी 1 जनवरी को, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उसी दिन ही पहला स्कूल खोला था सावित्रीबाई फुले ने 1848 में। आज से लगभग क्या, आज से 189वां जन्मदिन हम मना रहे हैं सावित्रीबाई फुले का। 1831 में ये पैदा हुई। मैं 2-3 हिस्सों में थोड़े करके बहुत ही ब्रीफ में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, बात रखूँ। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात 5-7 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि सावित्रीबाई फुले का जो जीवन है, जैसे मैडम कह रही थी, वो जो सोच की जो बात है, जो हमारे विचार चिंतन की जो बात है और जो अब हमारे तक आ रही है, वो जो उनका जीवन है, उनकी ज़िंदगी का जो संघर्ष है, वही उनका दर्शन भी है, वही उनका चिंतन भी है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये सब जो हमारी पुरानी परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है, उससे नहीं है। उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी से, अपने अनुभवों से, अपने जीवन की समस्याओं से, उनसे सीखा है। इसलिए इनको हम जो यूनिवर्सिटियों में और में पढ़ाते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, जो अपनी ही ज़मीन में पैदा होते हैं, जो अपने ही समाज के वर्गों में उन्हीं के अनुभवों से ही अपने जीवन का, अपने चिंतन का निर्माण करते हैं। ये वो लोग हैं। और जिन्होंने भी दुनिया बदली है, चाहे इनसे पहले कबीर हों, रैदास हों या महात्मा बुद्ध हों, एक पूरी लंबी श्रृंखला है भारत के अंदर। उसी कड़ी में आती हैं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। इनकी जो अपनी ये पूरी एक धारा है विचार की, चिंतन की, चर्चा की, जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन बातों को आगे बढ़ाने वाली। तो अपने अनुभवों से ही सीखा है। जैसे कबीर कहते थे, मैं कहता आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं और तू, ये मैं कौन है और तू कौन है? वो कौन है जो कागद की लेखी कहता है, शास्त्रों की बात करता है, और मैं कहता आँखिन देखी जो मेरे ऊपर बीतती है। ये उसी ट्रेडिशन को, उसी परंपरा को, उसी विचार को आगे बढ़ाने वाली शख्सियत हैं सावित्रीबाई फुले। 1831 में 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ। एक छोटा सा गांव पड़ता है महाराष्ट्र में, सतारा डिस्ट्रिक्ट, खंडाला तहसील कह लो, तालुका कह लो, उसमें नायगांव, गांव का नाम भी नायगांव ही है। किसान परिवार में पैदा हुई। और ज्योतिबा फुले जिन्होंने एक किताब लिखी किसान का कोड़ा, जिसमें उन्होंने आप सबने सुना होगा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। कि जो विद्या है, विद्या के बिना मति गई, कि यदि ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो जो है हमारी बुद्धि का विकसित नहीं हुई, बुद्धि चली गई। मति के बिना गति गई, और जब बुद्धि नहीं है, विचार चिंतन नहीं है, तो गति मतलब प्रोग्रेस, जो तरक्की है, जो प्रगति है, वो नहीं हम प्राप्त कर पाए। और जब प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम कोई योजना, प्लानिंग नहीं है हमारे पास, और प्लानिंग नहीं है तो कोई धन नहीं है, संसाधन नहीं है, और इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अज्ञानता के साथ, अविद्या के साथ। ये किसान का कोड़ा में लिखी। और किसान का कोड़ा में उन्होंने बताया कि किसान जो है 3 तरह के होते हैं। एक वो जो कुणबी जिनको बोलते हैं, कि जो खाद्य पदार्थ उगाते हैं, खाने की चीज़ें उगाते हैं। एक जो धनगर जिनको बोलते हैं, भेड़ बकरियां पालते। एक वो जो फल फ्रूट सब्जी उगाते, जिनको माली बोलते हैं। ये जो अब इनके टुकड़े टुकड़े किस तरह से किए गए, ये आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि एक ही किसान वर्ग है, उसमें पैदा हुई। और इनकी शादी हुई ज्योतिबा फुले से,
जिनको भारत की सामाजिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। और उसकी शादी के बाद ही असल में सावित्री बाई की ज़िंदगी शुरू हुई, क्योंकि ज्योतिबा फुले के अपने अनुभव ज़िंदगी के बहुत कड़वे थे। वो भी पहले तो पढ़ते थे, फिर पढ़ने से जैसे कि एक जो लोअर कास्ट में इंडिया में जो पैदा होता है, भारत में ज्ञान जो है सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें देखिए ये 3 चीज़ें हैं। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एक ज्ञान है, एक सत्ता है और एक संपत्ति है। ज्ञान जो है वो एक खास वर्ग के लिए, पावर जो है वो एक अगले वर्ग के लिए है, और जो प्रॉपर्टी है वो एक अगले वर्ग के लिए है। और जो उसके नीचे एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी संख्या यदि इन ऊपर तीनों वालों को मिला दे उससे मतलब 20-30 गुना होगी, यानी कि 80% वही हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जैसे हम फिर शास्त्रों में देखते हैं कि एक सरस्वती होती है विद्या की देवी, एक दुर्गा होती है शक्ति, और एक लक्ष्मी होती है संपत्ति की देवी। सब कहीं से भी आप चले जाइए, ज्ञान, सत्ता और संपत्ति, ये 3 चीज़ ही हैं दुनिया में जहाँ से ताकत आती है, पावर आती है, कोई भी समाज तरक्की कर सकता है। यदि किसी के पास ज्ञान नहीं है, संपत्ति नहीं है और शक्ति नहीं है तो समझो गया। यही है जब कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट करनी है जी, सशक्तिकरण करना है, जो पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे आगे? ज्ञान दे के, संपत्ति बांट के, या पावर दे के? और तो कोई जरिया नहीं। तो ये जो हमारी पूरी वर्ण व्यवस्था है ये उसका वो है कि ये तीनों चीज़ें बट गई पहले ही, बाद में उनके लिए इसमें जगह नहीं है। ये उस चीज़ के खिलाफ कि सबके अंदर बराबर का बंटवारा हो, सबको ज्ञान का, संपत्ति का, सत्ता प्राप्त करने का अधिकार हो, ये उस चीज़ के लिए उस बात की शुरुआत थी। और आपको पता है कि जिसको जो चीज़ प्राप्त हुई है कोई एक उंगल जगह नहीं छोड़ना चाहता। जिसको ज्ञान के ऊपर जिसका अधिकार है। एक और चीज़ है कि 18 स्कूल खोले, हम ये बात कहते हैं, बहुत कष्ट सहन किए, स्कूल खोले, सावित्री बाई फुले पढ़ाने गई स्कूल में, इसी कारण से ज्योतिबा फुले के पिता ने उनको घर से निकाल दिया, और किसी ने नहीं, उनके परिवार ने। क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो शिक्षा है कि कुछ लोग ही प्राप्त करेंगे, इतने कष्ट क्यों सहन किए इस बात के लिए? किस लिए किया ये सब कुछ? कौन सी ऐसी बात थी जिसके लिए उन्होंने इतने सारे कष्ट सहन किए? कौन सी ऐसी चीज़ थी? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने भी, टैगोर ने भी, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए आधुनिक काल में, सब ने एक चीज़ कही कि शिक्षा से आप अपना जीवन बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? देखो, हमारा जो काम होता है, जो हम काम करते हैं, यदि हमें अपना काम चेंज करना है, प्रोफेशन चेंज करना है, तो उसका एक तरीका है शिक्षा। यदि हम प्रोफेशन चेंज नहीं करते तो हम उसी में खपेंगे जो परंपरागत तौर पे हमारे बाप दादे करते आए। बहुत सिंपल चीज़ है। यदि कोई किसान है और शिक्षा प्राप्त नहीं करता तो किसान ही रहेंगे उसके बच्चे। यदि कोई मजदूर है और शिक्षा प्राप्त नहीं करता तो उसके बच्चे मजदूर ही रहेंगे। यदि जिंदगी का गेम चेंजर वो शिक्षा है, ये बात इन सबके समझ में आई कि यदि आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं तो शिक्षा वो जरिया है जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके, काम धंधे, अपना प्रोफेशन, उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके चेंज होने से सब कुछ चेंज हो जाता है। एक चीज़ चेंज करते हैं हम, एक चीज़ बदलते हैं, एक चीज़ प्राप्त करते हैं, उससे 20 चीज़ें अपने आप मिलने लगती हैं। ये जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो, उसके बाद अगली बात है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये स्टेज हैं। ये ऐसे नहीं है कि संगठित हो बाद में शिक्षा ले लेंगे, नहीं।
एजुकेशन फर्स्ट। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, ये बात इन हमारे महापुरुषों को ये बात समझ में आई कि यदि हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। ये चीज़ होगी। इसी के लिए सारे कष्ट सहन करने पड़े। इसीलिए जब सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया ज्योतिबा फुले ने, इनके पति ने, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी काम था। अब तो आप देखिए कि सार्वजनिक जीवन में कितनी महिलाएं हैं, अफसर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, स्कूलों में भी लिस्ट आती है तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वही आती हैं। यदि सावित्रीबाई फुले ये काम ना शुरू करती तो क्या होता? क्या ये चीज़ नज़र आती? जितनी महिलाएं आज घरों से बाहर निकल रही हैं, चाहे उस फुले का नाम जानती हों चाहे ना जानती हों, लेकिन ये उसका कंट्रीब्यूशन है कि जब वो जाती थी स्कूल में, उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे। यदि वो गोबर कीचड़ उसकी साड़ी पे ना लगा होता तो क्या आज जो महिलाएं पढ़ रही हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं, क्या उनको ये सार्वजनिक जीवन उपलब्ध हो सकता था? सवाल ही नहीं उठता। ये अलग बात है कि सावित्रीबाई फुले की शिक्षा को उसी समाज ने सबसे ज़्यादा अपनाया जिसके वो खिलाफ थे। जो समाज पत्थर फेंकता था, गोबर कीचड़ फेंकता था, उन्होंने ही सबसे पहले अपनी महिलाओं को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। और क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को उनके परिवार ने ही बाहर निकाल दिया घर से, ये जो पिछड़ा दलित समाज है उसने शिक्षा को नहीं अपनाया। उनकी जो सोच है, जो उन्होंने कहा कि आप कैसे चेंज कर सकते हो अपना जीवन, उसको अपनाया उस समाज ने जो पहले से जानता था, उस बात की कीमत जानता था। तो ये जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनको पढ़ाया, प्रशिक्षण दिलाया और वो एक टीचर बनी। पहली टीचर होने का गौरव प्राप्त हुआ। 18 स्कूल खोले पूना के आसपास के इलाके में। देखिए 2 शहर हैं इंडिया में, एक बनारस एक पूना। बनारस आप याद करिए कि उसको सीट ऑफ लर्निंग माना जाता है, कि वो ज्ञान की नगरी है। लेकिन किस ज्ञान की नगरी है? किस ज्ञान की नगरी है? शास्त्रीय ज्ञान की नगरी है। शास्त्रीय ज्ञान की नगरी है, जिसमें उस शास्त्रीय ज्ञान में क्या चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्ण व्यवस्था और एक पितृसत्ता। इस पर मैं बात करूँगा थोड़ा सा कि पूना और बनारस, जो बनारस है, आप मध्यकाल में देखिए कबीर भी वहीं पे हुए, रैदास भी वहीं पे हुए, और भी कितने सारे संत सन्यासी वहाँ पे हुए, जो पिछड़े समाज के, जो काम करने वाले समाज के, जिनको दलित अछूत माना जाता रहा, वर्कर जो लोग रहे, हाथ से काम करने वाले दस्तकार जो लोग रहे। और पूना आधुनिक काल में जहाँ पे ये सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले पैदा हुए। ये 2 शहर हैं जहाँ से जो ये हमारी जो ज्ञान की जो 2 धाराएं हैं, एक जिसमें फुले, अंबेडकर, कबीर, रैदास, ये पूरी धारा आती है। एक धारा ये है और एक धारा जो हमारी शास्त्रीय धारा, शंकराचार्यों की धारा है, ऐसे कह लीजिए आप। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इस रूप में पहचानना जरूरी है कि सावित्रीबाई फुले का और ज्योतिबा फुले का ये जो अपनी एजुकेशन लेने का और फिर स्कूल खोलने का जो स्ट्रगल है उन्होंने जो किया, और फिर पूरे इलाके के अंदर कि ऐसे कहते हैं कि जब वो बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आते थे सर, बोरी में बंद करके बच्चों को लेके आते थे कि जैसे जो है कोई देख ना ले कि किसकी लड़की कौन क्या लेके जा रहा है। बोरी में बंद करके, एजुकेशन के बारे में इतनी ज़्यादा रूढ़िवादिता थी, उसको तोड़ना, और उसके लिए पूरा एक आंदोलन ही बना दिया उन्होंने। एक तो ये काम उन्होंने किया, और इसके लिए उनको बड़े इनाम भी मिले अंग्रेज़ गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके स्कूल, जैसे आप बता रहे थे कि जो सरकारी स्कूल थे या जो उस समय के जो शास्त्रीय स्कूल थे, कई तरह के स्कूल थे, जैसे अब हैं कि अब कितने तरह के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, सर्वोदय स्कूल हैं,
नवोदय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, फलां स्कूल हैं, म्यूनिसिपलिटी के स्कूल हैं, मतलब गवर्नमेंट में ही 20 तरह के स्कूल हैं आज के दिन भी, 20 तरह के अलग अलग लेयर्स हैं। तो जो सावित्रीबाई फुले के जो उनको जो स्कूल था उसको इनाम दिया गया बाकायदा, और उसके जो स्टूडेंट निकले उस स्कूल से, क्योंकि वो सिर्फ पास करवाना, वर्णमाला सिखा देना, 2 + 2 कर देना, ये उनके स्कूल का काम नहीं था। उनकी स्कूल से एक मुक्ता नाम की एक लड़की, महार जाति से थी, सबसे जो निम्न जाति है, उसने एक एस्से लिखा था उस टाइम पे, स्कूल से एक प्रस्ताव। वो उस टाइम की जो पूरी प्रेस है महाराष्ट्र की, उसने कई बार अलग अलग जगह से छापा उस एस्से को। क्यों? क्योंकि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के स्कूल में सिर्फ वर्णमाला नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि जो जैसे जो मैडम कह रही थी सोच, ये जो रूढ़िवादी सोच है इस पे सवाल लगाए जाते थे कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो कि हम पिछड़े हुए क्यों हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वैसा क्यों हो रहा है। सवाल उठाओ, सवाल के उत्तर ढूंढो कि हमें कमज़ोर नीचा क्यों माना जाता है, 2 हाथ 2 पैर तो सबके ही हैं, फिर हम ये ऐसे क्यों हैं। ये जो सवाल ज्ञान शुरू हो गया था उनकी उसके अंदर। तो उनके स्कूलों को मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी रिकग्निशन मिली थी। सिर्फ ये नहीं है कि 6 लड़कियों से स्कूल शुरू किया और बाद में उनको ये भी समझ में आया था कि सिर्फ बच्चों को, लड़कियों को या अछूत लड़कियों को, जो उनके माँ बाप हैं जो कि तरह तरह की बुराइयों में रूढ़िवाद का शिकार हैं, ये बात उनको समझ में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने शाम को, जैसे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बाद में खोले थे ना भारत सरकार ने, साक्षरता अभियान चलाए थे ना बड़े लोगों को सिखाने के लिए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। क्यों? जो कि सारा दिन तो लोग काम करते हैं, शाम को, कारण कि यदि माँ बाप में चेतना आएगी तो वो अपने अगली पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह की उनकी सोच जो है उस तरह से बन रही थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब उनके पिताजी ने भी घर से भी निकाल दिया और स्कूल के लिए भी जगह की ज़रूरत पड़ी, तो जो उस्मान शेख है और उसकी बहन जो है फातिमा शेख, वो सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ी भी और बाद में उसमें टीचर भी बनी उसी स्कूल के अंदर, फातिमा शेख। और उन्होंने एक पत्र लिखा था सावित्रीबाई फुले के, 3 लेटर हैं, 3 चिट्ठियां हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने अलग अलग टाइम पे अपने पति को लिखी जब वो अपने मायके गई हुई थी। तो एक चिट्ठी में जिक्र भी किया कि मैं यहाँ इतने दिन से हूँ घर, लेकिन वो फातिमा जो है पीछे अकेली रह गई होगी, उसको बहुत दिक्कत आ रही होगी, स्कूल आप समझ सकते हो एक टीचर को चलाने के लिए। तो उनकी तारीफ़ भी की हुई है फातिमा की कि वो किस तरह से जो है स्कूल का वो करती थी। तो उनको भी याद करने की ज़रूरत है इन्हीं के साथ। और जो बात है, एक इन्होंने काम किया जो बड़ी इम्पोर्टेंट काम है, आज भी हम सोच नहीं सकते। स्कूल तो अब व्यवसाय बन गए हैं, आप समझते हो कि भी सावित्रीबाई क्या DPS खुल रहे हैं अब। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी की पूरी इंडस स्कूल्स की चेन है, 5 स्टार स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन वो पैसे के लिए खुल रहे हैं, जेबें काटने के लिए खुल रहे हैं, लोगों की, पैसे वालों के लिए खुल रहे हैं, गरीबों के लिए, जो शिक्षा से हजारों सालों से जिनको वंचित किया गया उनके लिए नहीं है, वो अलग क्लास के लिए स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो स्कूल खोले थे वो समाज के सबसे हजारों सालों से जिनको नियम बना करके बाहर रखा गया था ज्ञान के दायरे से, उनके लिए स्कूल खोले थे। इसीलिए देखो, सबने सुना होगा कि ये विद्या की देवी है, हम कई बार सरस्वती का वंदना भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही विद्या की देवी है। इसी ने ही हमारे साक्षात जो है, वो तो शास्त्रों में पता नहीं थी या नहीं थी, कल्पना है या सच्चाई में थी, किसी को पता नहीं है इस बात का, लेकिन इनका तो हमें पता है कि जिन्होंने स्कूल खोला, जिनके, हमारे लिए तो यही विद्या की देवी हैं। इन्होंने ही रास्ता खोला था हमारे लिए। तो एक इन्होंने जो काम किया वो ये कि उस टाइम पे जैसे चर्चा चल रही थी सती की और दूसरी चीज़ों की, उस चीज़ के खिलाफ जो मैं कह रहा था, पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था, ये 2 बीमारियां हैं पूरे
जिनके खिलाफ चाहे कबीर का आंदोलन हो वो भी यही है, महात्मा बुद्ध का हो वो भी इसी के खिलाफ है, अंबेडकर का हो वो भी इसी के खिलाफ है। ये क्या चीज़ है? अभी ये जो कलाकार गीत गा रहे थे वो भी इसी के खिलाफ है। सुधार का मतलब ही इंडिया में होता है इन दो चीज़ों के खिलाफ होना। सुधार का मतलब, सुधार किस में करना है? अपनी बुराइयों, अपनी रूढ़ियों में। वो कहाँ से आती हैं? एक तो जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति है कि उनको स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं मिलता। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में उनको बता दिया गया है कि किसके पैटर्न में, संरक्षण में रहना है, उनको कौन कौन से अधिकार हैं। तो उस टाइम की जो समस्या थी, एक घटना हुई थी महाराज वहाँ पूना के पास ही जगह पे, बहुत मशहूर है वो, हिस्ट्री में उसका इंस्टांस आता है। एक राधाबाई नाम की महिला थी, वो जो है उसका हस्बैंड गुजर गया, छोटे बच्चों की तो शादियाँ हो जाती थी, बाल विवाह। सावित्रीबाई की 9 साल में शादी हो गई थी, सबकी छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, और वो विधवा हो गई। तो उसको, राधाबाई को जो है चिता में बिठाया, आग लगी तो वो भाग गई उठ के जो है। अब नदी के किनारे ही फूंकते थे लोगों को, मतलब वो ज़माना ऐसा था। तो भाग गई तो दोबारा पकड़ के लाए उसको, दोबारा बिठाया उसको, फिर बांध दिया उसको लकड़ों के साथ। ये अब आप सोच सकते हो कि एक भाग रहा है, वो सती नहीं हो रही है, आप जबरदस्ती चढ़ा रहे हो लाके, वो भाग गई है उठ के। फिर उसके लिए वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल चले इस बात को लेकर के कि भाई अंग्रेज़ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने कहा कि देखिए यदि आप ऐसा करेंगे तो ये हत्या है, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। फिर जो है एक नया रास्ता निकाल लिया। जो चालाक लोग होते हैं उनका तो आपको पता है कि वो रास्ते निकालते रहते हैं। तो कि पहले ना उसको पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे कि क्या तू सती होना चाहती है, उससे अप्रूवल ले लेंगे औरत से, जैसे हाँ भरवा लेंगे। ये रास्ता निकाल लिया। और ये पूरी उस टाइम की रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ये काल्पनिक बातें नहीं हैं। अब उस टाइम पे एक घटना जो इन्होंने एक चीज़ खोली थी, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उसको बोलते हैं, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। अब ये क्या चीज़ थी आप सोचिए कि भी, और बहुत सारे लोग सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले पे आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी थे, और उस टाइम पे भी और उसके बाद भी लगातार ये चीज़ें चलती रही। वो ब्राह्मण विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। और ब्राह्मणवाद का मतलब होता है पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था। पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था जो महिलाओं को बराबर के अधिकारों से मना करती है, जो चीज़, और जो दलितों को यानी कि शूद्रों को, चौथे वर्ण को, जो सारी इन 3 जो बातें हैं उन चीज़ों से वंचित करती है, ये ब्राह्मणवाद है। वो इसके खिलाफ थे। क्यों? ये जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला इन्होंने, इसकी स्टोरी क्या है, ये क्यों खोला? कि जैसे शादियाँ हो जाती थी छोटे छोटे बच्चों की, और विधवाएं हो जाती थी लड़कियाँ, और परिवारों में ही उनके शोषण भी हो जाता था, और गर्भवती भी हो जाती थी। अब ये एक बड़ी भारी समस्या थी। अब या तो लड़की आत्महत्या कर ले, या तो जो गर्भ है उसको गिरा दिया जाए, या तो उसको, जैसे आप देखते हैं कि भाई पूरे के पूरे विधवा वो बने हुए हैं ना, कि छोड़ गए मेला, कुंभ का मेला भरेगा, गुम हो गई जी। हैं इतनी ये मथुरा वृंदावन कैसे इतनी विधवाएं इकट्ठी हो गई भाई? मतलब कैसे हो गई? यदि आप इसके बारे में सोचोगे तो कितना इनह्यूमन। और ये धर्म के नाम पे होता था, धर्म कर रहे हैं हम। तो अब एक ऐसे ही काशीबाई नाम की एक औरत थी, वो ऐसे ही रसोइये का काम करती थी, विधवा थी। उसने बहुत कोशिश की बच्चा ना हो, लेकिन बच्चा हो गया। तो वो एक कुएं में डाल दिया जहाँ वो रसोइये का काम करती थी। पता लगना ही था, वो ऑफिसर थे और ज्योतिबा फुले के दोस्त भी थे। तो उसको सजा हुई काले पानी, उम्र कैद, काशीबाई को। अब ये देखिए कि औरतें जो है, क्योंकि मर्डर हुआ ना, बच्चा मार दिया, तो ये ना हो औरतों के साथ, तो इन्होंने ये खोला। और उस टाइम पे जो रिकॉर्ड बताता है कि 35
विधवाएं वहाँ पे आई, 35 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से बचे 5 ही। आप आज भी सोच नहीं सकते हम कोई कि ऐसी बात कि अपने घर में कोई इस तरह से कोई प्रसूति गृह खोलेगा। और पूना के उन मोहल्लों में, क्योंकि ये समस्या ब्राह्मणों की ज़्यादा थी, क्योंकि जो लोअर कास्ट हैं उनके अंदर तो क्या था कि दूसरी शादी कर देते थे। जो विधवाओं की शादी, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से ज़िंदगी ब्राह्मणों में ज़्यादा जीते थे, तो वो वहाँ ये समस्या थोड़ी ज़्यादा थी और ये सारी समस्या उनकी थी। इसलिए ये जो कहा जाता है कि वो ब्राह्मण विरोधी थे, इस तरह की चीज़। एक अब 1968 में अपने घर में कुआं था इनका पानी का, वो इन्होंने अछूतों के लिए, दलित जिनको बोलते थे, खोल दिया। ये भी एक बहुत अपने समय में क्रांतिकारी काम। आप समझ सकते हो कि पानी तो सबसे बड़ी ज़रूरत है ना जिंदगी के लिए। पानी के बिना जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़े समाज को पानी से ही वंचित कर दिया है। या वो इतनी दूर से लेकर के आएंगे और एक परिवार की पानी, सिर्फ पानी के लिए एक बंदा पूरी दिहाड़ी जो है ढोता रहेगा पानी। जो लाइफ का, ऐसे बोलते हैं आजकल, जल ही जीवन है। यदि हमें आपने जल से वंचित कर दिया है तो आपको हमारी ज़िंदगी से वंचित कर रहे हो। तो कि ये कुआं है, इससे सब लोग पानी ले सकते हैं और पानी लेना शुरू किया। ये उस समय पे बहुत बड़ी क्रांति की बात थी कि ऐसा करना। तो इनके जीवन से ये चीज़ें निकल रही हैं। और इनका कोई बेटा तो था नहीं, तो इन्होंने जो वहीं पे ही बच्चे पैदा हुए थे इनके घर में ही, विधवा औरत का एक लड़का यशवंत राव जिसका नाम था, वो उसको ही गोद ले लिया था। और जब ज्योतिबा फुले की डेथ हो गई, तो मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, बीच में कई घटनाएं मैंने छोड़ दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिर्फ ये बान गया कि कितनी बड़ी चीज़ इन्होंने किया, कितना इनका जीवन इतना क्रांतिकारी था। परिवार ने निकाल दिया, समाज से भर्त्सना मिली, गोबर कीचड़ फेंक रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन वो अपने मकसद में, कि उनको समझ में आ गया था कि हमारी इतना बड़ा जो समाज है वो तभी आगे बढ़ सकता है यदि वो ज्ञान प्राप्ति की, जो अज्ञानता की जंग है उसको जीत लेगा। उसके खिलाफ एक तरह से ये रिवोल्ट था, बगावत थी। ये खुद जो एक इन्होंने चीज़ बनाई थी, उस टाइम पे ना सोसाइटी बनाते थे लोग, आपने सुना होगा, सभी ने हमने सुना कि एक आर्य समाज बना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था, एक ब्रह्म समाज बना था, एक प्रार्थना समाज बना था। इन्होंने भी एक समाज बनाया था, उसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक, सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स, जो सच्चाई को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि सत्यशोधक, सच्चाई किसी को ना ऐसे गिफ्ट में नहीं मिलती कि सच्चाई का पैकेट दे जाएगा कोई। जितनी भी झूठ की लीला है जो आप बता रहे थे अंधविश्वासों की, वो सच्चाई के नाम पे ही उसकी बुनती बुनी जाती है। सच्चाई की सच ये है जैसे कि ये दुनिया तो झूठी है, सच तो कोई और दुनिया है। कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, वो सिर्फ ये है कि सच्चाई के अंदर जो झूठ की मिलावट होती है उसका शोधन करना है, उसको छांटना है। झूठ क्या है, सच क्या है। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने क्या कहा, कूड़, चाहे वो झूठ को कूड़ा कहते थे, कूड़ा है। ये जो कूड़ है, झूठ है। और जो हमारे जीवन में झूठ है, या जो हमारे पॉलिटिशियन झूठ बोल रहे हैं आजकल, मतलब सच्चाई जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सच्चाई हमेशा किसको ज़रूरत पड़ती है, झूठ की? उसको ज़रूरत पड़ती है जो बिना किए ठाठ से जीना चाहता है। जो बंदा या जो वर्ग समाज का बिना मेहनत किए सारे ऐशो आराम की चीज़ों जिसको चाहिए, वो झूठ का निर्माण करता है। वो झूठ की बड़ी बड़ी चीज़ें बनाता है। उसी के लिए सारी कथा कहानियाँ बनाई गई हैं, उसी के लिए दान के सारे जितने भी उपक्रम हैं सब उसी के लिए किए गए हैं। हर कहानी में एक ही चीज़ है, क्या? किसको ज़रूरत है उसकी?
जो आदमी मेहनत करता है उसके काम की बात है सच्चाई, और सच्चाई होती है जीवन वास्तविकता में। तो सच्चाई और न्याय ये दो शब्द हैं, इनकी लाइफ को यदि हमने समझना हो सावित्रीबाई फुले की, सत्य और न्याय, जस्टिस, ये जो न्याय और सत्य ये दोनों जुड़े हुए हैं बहुत आपस में। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे समाज में बात करते हुए कि शांति होनी चाहिए। भाई जब तक न्याय नहीं होगा शांति नहीं हो सकती। यदि आप अन्याय के साथ कहते हैं देखो पहले तो कोई बोलता ही नहीं था, अब बोल रहे हैं ना, अशांति लग रही है। हर गांव में बारूद पे बैठे हुए हैं। हरियाणा में पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मतलब मेरी अपनी सार्वजनिक लाइफ शुरू हुई है, मिर्चपुर कांड हो गया जी, दुलीना कांड हो गया जी, ये तो आदमी मरे थे, गोहाना कांड हो गया, लिस्ट है एक लंबी। जब तक अन्याय है शांति स्थापित नहीं हो सकती। जो आदमी न्याय की बात नहीं करता और शांति की बात करता है महाजुट्ठा है। क्या न्याय करो शांति आप पे हो जाएगी। ये जो न्याय और सच, सत्य, ये दो शब्द इनकी सारी जिंदगी का निचोड़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि उस न्याय में ही जितना किया उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है। इस न्याय में ही बराबरी है। न्यायपूर्ण समाज, जिसका जितना ड्यू है, ये जो चीज़ है ये इनकी लाइफ के वो है। अब इनके जीवन में जब ये सत्य शोधक समाज बना और बहुत सारे उन्होंने काम किए, जैसे एक बार ना 1877 में सूखा पड़ा था, अकाल जिसको बोलते हैं। और अंग्रेज़ों के टाइम में ना अकाल बहुत पड़ते थे और वो मैनेज्ड होते थे, कृत्रिम अकाल थे। समझ रहे हो ना कृत्रिम अकाल कैसे होते। जानबूझ के ड्रॉट जो है, जो पूरे जो हमारे ये नोबल लॉरिएट हैं, क्या नाम है, अमर्त्य सेन, नोबल पुरस्कार जिनको मिला, उनकी पूरी स्टडी ही यही है कि अकाल कैसे आते थे अंग्रेज उसमें, कि पहले तो कभी भारत में इतने अकाल नहीं आए और अंग्रेज़ों के 100 साल के शासन में इतने सारे अकाल आ गए। क्या कारण है? वो अकाल नेचुरल नहीं थे, कृत्रिम थे। और उस अकाल के दौरान जैसे गांव के जो लोग थे, साहूकारों की तो चांदी हो जाती है अकाल में और युद्ध में। जो दो चीज़ें बड़ी माफिक आती हैं पैसे वाले आदमी को, क्यों खासतौर पे व्यापारी बिजनेसमैन को, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब चीज़ें वो बहुत कमाई का जरिया है। मतलब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड हो, उसके बाद जो चीज़ों के रेट बढ़े थे वो देखेंगे तो पता लगेगा कि यार ये वो कैसे गया ये। तो अकाल भी उनके लिए ना बड़ी कमाई का जरिया बन के आता है। कोई भी विपत्ति पड़ेगी, गरीब तो मरेंगे, कुछ लोगों के लिए वो कमाई का धंधा बन जाता है। तो अकाल जब पड़ा, लोग जो है डंगरों को भगा देते हैं। आपको पता है कि हमारे लिए ही नहीं है, इनके लिए चारा कहाँ से लेकर आए, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3-4 साल लगातार अकाल पड़ रहा है। तो इन्होंने रसोई खोली जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग खाना खाते थे। 52 रसोइयाँ चलती थी सत्यशोधक समाज की। उस टाइम पे कितना बड़ा आंदोलन था आप समझ सकते हैं। जैसे जो मैं बता रहा था, जो जितने समाज बने उन समाजों में ये समाज बिल्कुल अलग है। क्यों? बाकी जितने भी समाज थे, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उस वो ना अपर कास्ट, मिडिल क्लास, अपर क्लास उससे ताल्लुक़ रखता था। इसलिए उनके सवालों में क्या है कि स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, विधवा विवाह होनी चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए, फलां चीज़। उनका जो उनके सवाल, उनके आंदोलनों के मुद्दे और उनका प्रभाव अपर क्लास, अपर कास्ट में ही है। यही एक ऐसा आंदोलन था, समाज था, जो लोअर क्लास से बना था और जिसमें लोअर क्लास के मुद्दे थे। लोअर क्लास के मुद्दे लेके हमें बराबरी दो, हम एजुकेशन क्यों नहीं ले सकते, हमारे लिए ये चीज़ क्यों नहीं है, हमारे जो टीचर क्यों नहीं लग सकते। कि अपर कास्ट जो हमारी सोसाइटी जाति से चल रही है, उस टाइम की बात है, तो जो अपर कास्ट से जो टीचर आते हैं, जोशी जी, दो चीज़ें शब्द हैं ज्योतिबा फुले के, तो भट्ट जी और सेठ जी। क्या? सेठ जी और भट्ट जी से छुटकारा पाना, ऐसे कहते थे वो।
जिसको बाद में लोगों ने, जैसे अम्बेडकर में आया तो, कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, मतलब उन्होंने कैटेगोरी किया कि ये दो चीज़ें हैं, तो ऐसे। खैर, तो ये अकाल के दौरान इतनी सारी रसोइयाँ चलाई, गांव से लोग आए। कौन आए? वो कौन थे वो लोग गांव से जो आए? गरीब किसान जो गांव में रहते थे वहाँ। तो सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले के डेथ के बाद सावित्रीबाई फुले ने खुद लीडरशिप की, ये उसकी अध्यक्ष रही मरने तक। और यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कि ये सिर्फ ज्योतिबा फुले की पत्नी नहीं है कि उनके संरक्षण में, कि उनके पैटर्न में उन्होंने काम किया है, सिर्फ नहीं, ये इनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, ये एक इंडिपेंडेंट इन्होंने काम किया। जैसे एक एग्जाम्पल तो बहुत ही, मतलब दो बातें मैं इनकी और बता के, इनके जीवन के बारे में। जैसे जब ज्योतिबा फुले की डेथ हुई, मृत्यु हुई 1890 में इनके पति की, उन्होंने ना वसीयत लिख दी थी। इनका कोई अपनी संतान नहीं थी। वसीयत लिखी कि ये जो मेरा, पहली बात तो ये कि मुझे ना जलाया ना जाए, नमक छिड़क के और मुझे दबा दिया जाए। लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली, क्योंकि ये तो भाई घरेलू है, एरिया ऐसा है, बस्ती है, इसकी परमिशन नहीं है, म्यूनिसिपलिटी कमेटी ने परमिशन दी तो जलाना पड़ा। अब हमारा रिवाज क्या था? रिवाज ये था कि जो बंदा वो लेके चलता है ना, उसको तितवा बोलते हैं। वो जो मटका लेके चलता है, उस बंदे का क्या नाम है, या उस जगह का, उस चीज़ का जिसको लेके चलते हैं संस्कार करने वाले को, तो वो जो लेके चलते हैं कि वो जिसके पास वो होगा वो उसका उत्तराधिकारी होगा। हमारी ट्रेडिशन में ये है, हमारी परंपरा में ये है कि जो बंदा संस्कार करेगा उसकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी वही होगा। और ज्योतिबा फुले के पास, आप समझते हो कि ज्योतिबा फुले कोई भुक्खड़ बंदे नहीं थे, कि कोई ऐसे सन्यासी थे कि भाई मांग कर रोटी का, नहीं। ज्योतिबा फुले एक कॉन्ट्रैक्टर थे। मतलब जो इंडिया का जो फर्स्ट डैम बना, ज्योतिबा फुले की कॉन्ट्रैक्टरशिप में बना। इसीलिए इनको उस समय के जीवन का बहुत ज़्यादा ज्ञान था कि सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, करप्शन कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे एक सरकारी अधिकारी को पता होता है ना, ठेकेदार को सबसे ज़्यादा पता होता है कौन सबसे बड़ा चोर है समाज का। भले यदि आपने अपने शहर का, गांव का तलाशी लेनी हो तो दो बंदे होते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर बताएगा या सीए बताएगा कि उसने जो है कितनी बड़े बड़े गबन कर रखे हैं, भाई उसको सबसे ज़्यादा पता होता है। इसलिए बड़े बड़े अफसरों के जो सीए होते हैं वही बिकते हैं, सबसे पहले वही बताते हैं कि भाई फलां जगह गड़बड़ है। या उनके ड्राइवर होते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाता है बंदा। मतलब तो ज्योतिबा फुले सरकार के अंदर मतलब कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनको इन सब चीज़ों का पता था। ये उनकी ज़मीन थी, बाड़ा था, जैसे घर था जो उसने वसीयत में लिखा। तो उसके भाई का जो लड़का था, भतीजा, लालच आ जाता है ना कि मैं ये करूँगा तो मुझे ट्रेडिशन से पंचायतें करके अधिकार मिल जाएगा। जब ये विवाद किया उसने कि मैं ब्लड रिलेशन है मेरा और मेरा ये अधिकार बनता है, ये जो गोद लिया हुआ लड़का इसका अधिकार नहीं बनता, ये तो विधवा ब्राह्मणी का लड़का है। तो सावित्रीबाई फुले खुद जो है वो तितवा जिसको बोलते हैं वो उठा के चली और अपने हस्बैंड को मुखाग्नि जिसको कहते हैं, खुद दाग लगाया, जिसको हरियाणवी में कहेंगे। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट इंडिया की वीमेन होगी। आज भी शमशान में नहीं दिया जाता, जाने भी नहीं देते, और मतलब संस्कार करने की तो आप बात ही छोड़िए, क्या चीज़ है ये जो चीज़ है कि आगे बढ़ के आ जाना। और ये एक बड़ी चिंतक कि ये एक ऐसी सावित्रीबाई फुले कर सकती है ना, जिसने गोबर कीचड़ खाया है दूसरों के बालका खातर पढ़ाने के लिए कि भाई हाँ सारा समाज आगे बढ़ना चाहिए, जो आप कह रहे थे सोच। इनकी डेथ हुई 1897 में, 10 मार्च, अभी मार्च आएगा, 10 मार्च 1897। कैसे हुई सावित्रीबाई फुले की मृत्यु? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैं तो कई बार कहते हैं कि तो शहीद हुई थी। किस तरह से? थोड़ा अजीब लगता है ऐसे कहना, क्योंकि हमारे यहाँ शहीद तो उसी को मानते हैं जो फांसी पे चढ़ा हो या जिसको गोली लगी हो सरकार की, वो भी, या दुश्मन की, जैसे भी। अब ये प्लेग फैल गया पूना में 1897, 96-97 में पहले अकाल फिर प्लेग।
अब प्लेग एक संक्रामक रोग है, छूत से फैलता है। इस बीमारी में कोई आदमी अपने रिश्तेदार और बच्चों को भी हाथ नहीं लगाता, माँ बाप बच्चों को हाथ नहीं लगाते, पति जो है पत्नी को सड़ने दो, कदे मेरा ना लग जाए, सब में दहशत होती है। अब इन्होंने अपने जगह पे हॉस्पिटल खोला प्लेग पीड़ितों के लिए, क्योंकि जो इनका लड़का था यशवंत वो डॉक्टर था और मिलिट्री में वो डॉक्टर था, नौकरी करता था, उसको भी वापस बुला लिया कि यहाँ पे इतना सारा प्लेग फैल गया है और हमारे लोग मर रहे हैं, वापस बुला लिया। तो ये एक जो लड़का था एक महार बस्ती में, अछूत बस्ती में, कोई हाथ नहीं लगा रहा था उसको अपनी पीठ पे लेके आई, हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले आई और उसी से ही इनको प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च को यानी 3-4 महीने के बाद ही इनकी डेथ हो गई। तो ये जो क्या आप सोचते हैं कि अनजाने में किया गया काम था? नहीं, इनका लड़का डॉक्टर था जो हॉस्पिटल चलाता था, पता था कि ये एक संक्रामक रोग है, किसी को भी लग सकता है, और जब हमें पता है और फिर भी हम वो काम करते हैं, यही होता है शहादत। और क्या होती है कि पता है कि ये इस रोग, इस चीज़ से आपको बीमारी लग सकती है जो कि जानलेवा है, लेकिन उन्होंने वो ऑप्ट किया, वो समझा कि यदि कोई उसके रिश्तेदार भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, बस्ती का कोई आदमी हाथ नहीं लगा रहा है, तो सावित्रीबाई फुले वो उसको उस बस्ती से उठा के अपनी पीठ पे उठा करके ले करके आई और इसी चीज़ से सावित्रीबाई फुले शहीद हुई या वो हमें दुनिया को छोड़ के चली गई। तो सावित्रीबाई फुले का जो जीवन है, आप उसमें एक चीज़ देख सकते हैं निरंतरता में कि जो बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव और सामाजिक सेवा, राहत भी, सेवा भी और बदलाव के लिए जो चेतना चाहिए वो भी, ये इनका जीवन है। और इन्हीं के जीवन के माध्यम से ही मतलब जो इनके दर्शन है, फिलॉसफी है, जो चिंता है, उसको हम समझ सकते हैं। जो मैं बात कह रहा था पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था की, ये 2 चीज़ें हैं। ये बात इनको समझ में आ गई थी फुले दंपत्ति को कि हमारा समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि सत्ता का, ज्ञान का और संपत्ति के अधिकार नहीं मिलते हैं। सत्ता, संपत्ति और ज्ञान, ज्ञान, सत्ता और संपत्ति, इनको रट लो। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे पूरी जो अलग कर देती है एक पूरे समाज को, और इनको प्राप्त करना है। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप दूसरी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इनका पूरा आंदोलन इस बात को लेकर के था। चाहे छोटी छोटी बुराइयां आप कहीं पे भी दिखाई देंगी, चाहे वो महिलाओं से संबंधित है, चाहे वो जो हमारा दलित समाज है उससे संबंधित है, इसी के साथ जुड़ी हुई है। अस्पृश्यता है या गैर बराबरी है, वो इसी बात में जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद मतलब इनका जो आंदोलन है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का, ये आप देखिए कि पूरा प्रतिफलित होता है जब उस टाइम तक तो कोई पॉलिटिक्स शुरू नहीं हुई थी जब तक इनकी ज़िंदगी है। उसके बाद जो पॉलिटिकल मूवमेंट बना तो वो अंबेडकर के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक तरह से अंबेडकर की चेतना। और उन्हें तो साफ ही कहा है कि मेरे एक गुरु जो है, 3 गुरुओं में से एक ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले, कबीर और महात्मा बुद्ध, 3 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना गुरु माना, 3 महापुरुषों को। डॉक्टर अंबेडकर तो सारी दुनिया में घूमे थे, अपने ज़माने के मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। जितनी डिग्रियां उनके पास थी उस ज़माने में तो किसी पे थी नहीं। चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, उन्होंने तो कोई उस टाइम का कोई देश नहीं छोड़ा जहाँ वो, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, और वो भी इकोनॉमिक्स में, रिलीजन में। फिर भी उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। वो किसी भी दुनिया के किसी भी बंदे का नाम ले सकते थे, बहुत लोगों से सीखा होगा, लेकिन ये आंदोलन इस रूप में बढ़ता जा रहा है। मतलब खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सावित्रीबाई फुले को याद करना, उनके
जयंतियाँ मनाना, उनके पुण्यतिथियाँ मनाना, वो सिर्फ उन पर फूल माला अर्पित कर देना, उससे हमारा काम चलता नहीं है। इसी तरह से जैसे हम बैठ के विचार कर रहे हैं कि ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने अपने समय में किया, अंबेडकर ने अपने समय में भी किया, कबीर ने अपने समय में भी किया होगा। अब अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले तो आएंगे नहीं। अब तो सबके अंदर ही एक एक सावित्रीबाई फुले है, सबके अंदर ही अंबेडकर है, सबके अंदर ही ज्योतिबा फुले है, सबके अंदर ही कबीर है, सबके अंदर ही महात्मा बुद्ध है, सबके अंदर है वो। उसको जगाना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा। अब ये नहीं आएंगे उठ करके ये बताने के लिए कि चलो, नहीं, हमारे हिस्से का काम तो हमें ही करना है। जैसे आप कह रहे थे कि वो तो इतना कर गए, अब हम आगे क्या करें। और हमारे सामने जो समस्याएं हैं, देखिए ये इनका जो आंदोलन है कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे पिछड़ा है, जो जिसको शताब्दियों से जिसको वंचित किया गया है, यदि हम उसके साथ जुड़ते हैं तभी हमारी मानवता आती है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष किसी एक जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के अंदर जो अमानवीयताएं हैं, जो गैर बराबरी है, उसके खिलाफ है। कि जैसे जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान यही होया कि कुछ को तो ये मान लिया गया कि ये पूज्य हैं और कुछ को ये मान लिया कि ये दूध कारने लायक है। उठते भी इनको गाली दे और बैठते हुए भी दो, यही धर्म है, ये मान लिया गया। अब जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ, जिसका किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें, तो ये जो और इसको सही जो विचारधारा ठहरा रही है, इसको तोड़ना है कि ये ऊंच नीच कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कहेंगे आपको कि देखो जी, जाति तो खराब है, वर्ण ठीक था। खासतौर पर आर्य समाजी और ये इस तरह के विचार लेकर आते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो सही थी जी और जाति व्यवस्था खराब है। ना वर्ण व्यवस्था सही थी, ना जाति व्यवस्था सही है। क्यों? क्योंकि वर्ण भी चार हैं, 1 2 3 4। वो ऐसे नहीं है 1 2 3 4, ऐसे नहीं है, बराबर नहीं है वो ऐसे हैं, सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम। ये जो सबसे नीचे वाले हैं, इनका जो काम है वो धिक्कार है उस काम को, वो गंदा काम है, वो फलानी चीज़ है। ये वर्ण व्यवस्था भी ऐसे नहीं है, बराबर नहीं है, वर्ण व्यवस्था भी ऐसे है। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो, जन्म से होना खराब है, वैसे तो ठीक है। फिर उसको अब यदि कोई बच्चा जन्म से वहाँ पैदा हो गया, आप उसको कर्म से कैसे लेकर के आओगे? बहुत भारी दिक्कत है, प्रैक्टिकल कैसे आप उसको उसमें डालोगे? तो ये जो चीज़ है, खैर मतलब ये, और इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ दलितों का नुकसान होता है, जो सबसे नीचे नहीं, जो सबसे ऊपर बैठे उसकी इंसानियत भी खत्म हो जाती है उसी टाइम जब वो भेदभाव करना शुरू करता है इंसान में। जब कोई व्यक्ति अपनी जाति के नाम पे, जो कि उसका कोई रोल नहीं उसमें पैदा होने में, बाई चांस है इस घर में नहीं उस घर में पैदा हो जाता, चांस की बात। वो चौधरी होगा फिर रहा कि भाई देखो मैं तो खुदे मतलब ईश्वर हूँ, मतलब इस ईश्वर का नुमाइंदा तो छोड़ो, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बोल, ईश्वर को भी पीछे कर दिया है। ये जो सारी फिलॉसफी है कि देखो ये दुनिया सच है, सबसे पहले ये मानो। क्या आता है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। सत्य क्या है? ब्रह्म। और मिथ्या क्या है? ये दुनिया। यदि ये दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म तो फिर हमारे पास है। उसकी नॉलेज किसके पास है? ये जो चीज़ है कि ये सत्य शोधक, कि ये झूठ की जितनी भी प्रपंच लीलाएं जो रची गई हैं, ये जो कहानियां बनी गई हैं और सबके दिमागों में बिठाया गया है, आप
एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अब तो हम 200 साल बाद हैं इनके। आप जाइए आंध्र प्रदेश में, 3 घड़े रखे हैं जी। क्या? एक पे कांच का गिलास रखा, एक पे प्लास्टिक का रखा, एक पे स्टील का रखा है। उससे ये पता लग रहा है कि ये अगड़ी जातियों का घड़ा है पानी पीने का, ये पिछड़ी जातियों का घड़ा है, ये अछूत जातियों का घड़ा है। 3 ही कैटेगरी है ना। अच्छा जी, अब कोई अछूत मान लो वहाँ चला जाए और उसको कोई नहीं देख रहा, 2-2 किलोमीटर तक भी कोई बंदा नहीं देख रहा, फिर भी वो अपना ही गिलास उठाएगा, उसी घड़े में से पानी पिएगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस घड़े में से पानी पी लेगा, कोई देख नहीं रहा। लेकिन इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिसिंग। पुलिस होती है ना सीधा करने के लिए। बंदा खुद ही हो गया कि वो कहता है मैं तो इसी लायक हूं। उसने खुद ही मान लिया कि ये मेरा घड़ा है, मैं इसके लायक हूं। बस देखो, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है शासन करना। क्या? दूसरे पे। उसके लिए बहुत करना पड़ता है। कोई बंदा ऐसे सीधा किस तरह होगा? 2 तरीके से शासन होता है। एक तो पुलिस से या फौज से, यानी कि बल से, ताकत से। अब ताकत बहुत महंगा काम है ये। हर एक बंदे के पीछे एक फौजी किस तरह लगाएंगे? कोई पुलिस, कोई स्टेट, कोई राजा इस चीज़ को कर नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बड़ा आसान है कि इतने चैनल चला दो, इतने पुजारी बिठा दो, इतने भ्रमित करने वाले मैसेज शुरू कर दो, लोग यही मान ले कि हाँ यार हम तो इसी लायक थे। मतलब ये जो चीज़ है कि हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि यदि खुद बंदा खुद ही अपना शोषण हैप्पीली करवाता है और कोई विरोध नहीं करता। ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी में चेंज क्यों आया? एक घटना है कि वो, उनके एक दोस्त थे, ब्राह्मण थे, दोस्त थे भाई। बच्चे तो दोस्त बन जाते हैं, वो तो आपकी ऊंच नीच को मानते नहीं। उसकी शादी में इनवाइट कर लिया, वो जा रहे थे प्रोसेशन में, जुलूस में, बारात में। तो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो है माली का लड़का जो शूद्र जाति है या ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण है, ये शादी में कैसे जा रहा है भाई? और उसको कूट पीट कर भगा दिया, मतलब अपमानित करके। उसने आके घर अपने फादर को बताई, पिता को बताई कि मेरे साथ तो ये बना, नए कपड़े पहन के गया था, मेरे साथ तो ये बना। उसके पिता ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा तू बच के आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, वो तो तेरे को मार भी सकते थे। यहां से उसका दिमाग खुलना शुरू हुआ कि ये मेरा पिता भी कह रहा है कि तू बच के आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक दोस्त की शादी में जाना, उसके पिता ने भी मान लिया कि हाँ ठीक तो करा, ये तो रियायत बढ़ती ना तेरे साथ। मतलब जब हमारे ही समाज में, जब हमारा समाज अपनी बुराइयों से खुद ही उस अवस्था में चला जाए, खुद ही स्वीकार कर ले, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए बराबरी की, स्वतंत्रता की, उसको गुलामी में ही आनंद आना शुरू हो जाए, तो उसको कौन आज़ाद करवा सकता है भाई? उसका भला कौन कर सकता है? इसलिए इस पूरे आंदोलन की लड़ाई सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, वो किसी और से नहीं है, हमारे अपने समाज से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से है। कि अपनी सोच के अंदर ही जो हमें खुद ही प्रस्तुत कर रही है। देखिए, एक हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका एक निबंध है छोटा सा, उत्साह। आप पढ़ोगे बच्चों, बड़े होगे ना, उत्साह। उसमें उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही। उसमें कहते देखो, आप रास्ते से जा रहे हो, आपके कांटा लग गया, तो आप क्या करोगे? आप कांटा निकाल लोगे, पर न फेंकोगे, आगे चल दोगे। मान लो आप उस रास्ते से जा रहे हो, किसी ने आपको पिंच बो दी, क्या सुई, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आप कांटा तो सहन कर सकते हो, क्या आप पिन सहन कर सकते हो? आप जा रहे हो मोटरसाइकिल पे, महेंद्र जी, आपका पंचर हो गया,
क्या करोगे आप? कील लग गई, पंचर लगवा लोगे। ज़्यादा ज़्यादा नहीं कह लोगे देखो कील है फला है, व्यवस्था सही नहीं है। मान लो आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, किसी ने पंचर कर दिया आपकी मोटरसाइकिल में, फिर क्या करोगे आप? लड़ेंगे ना। अब ये यहाँ पे सवाल है कि असल में तो पंचर कर रखा, लग रहा है आपको कि कील लग गई, चुभोई तो आपको सुई जा रही है, आपको लगे कांटा। इसके लिए बुनी जाती है सारी स्टोरी, सारी कहानियाँ, सारे करैक्टर, सब कुछ इस चीज़ के लिए निर्माण किया जाता है कि जो सुई है तो सुई, लेकिन बंदे को लगे कांटा, यानी कि नेचुरल चीज़। इसीलिए से कहते हैं ना कि देखो, जब हमारे पास समस्याओं का समाधान नहीं होता किसी भी राजसत्ता के पास, इस सरकार की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी, वो उस समस्या को इतनी दूर फेंकती है। जैसे खबरें अब पता नहीं इस बार क्यों नहीं छपी, या छपी होंगी, आपने पढ़ी होंगी कि सर्दी से इतने मरे, लू से इतने मरे। कोई सर्दी से मरता है? कोई यहाँ क्यों नहीं मर गया? इतनी सर्दी पड़ रही है, सर्दी से कोई नहीं मरता। मरता है आदमी कि उसके पास कंबल नहीं था, रजाई नहीं थी, सर्दी से बचने के कपड़े नहीं थे, पेट में रोटी नहीं थी, इसलिए मरा। लेकिन कोई बिना रोटी के मर गया, कोई बिना कपड़े के मर गया। ये तो यार इंडिया महाशक्ति बनने जा रहा है, उसके लिए शर्म की बात है। इसलिए सर्दी का कसूर निकाल दो। सर्दी का तो आप बिगाड़ नहीं सकते कुछ। समस्या को नेचुरल बना दो, ये है। एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को, गैर बराबरी को नेचुरल बना दो कि हम तो यार क्या करें, हम तो पैदा ही भगवान ने ऐसी जगह करे हैं, नेचुरल है। हर चीज़ को प्राकृतिक बना दो, उसको स्वीकार्यता आसान हो जाएगी। जो मानव निर्मित समस्याएं हैं, जो मानव की व्यवस्था द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को प्राभौतिक कह देना, ईश्वरीय कह देना या प्राकृतिक कह देना, बस यहीं से झूठ शुरू हो जाता है। और यहीं ज़रूरत पड़ती है सत्य की जरनी लगाने की, फिर उसको देखने की क्या ये झूठ बात है। नहीं, ईश्वर ने किसी को ऊंच नीच नहीं बनाया, ईश्वर ने किसी को ये नहीं बनाया, ये तो यहाँ पे बनी हुई चीज़ है। तो ये सारी, मतलब कहीं भी आप चले जाइए, बात यहाँ से शुरू होती है कि आपको लग तो रही है सुई, आपको लगे कांटा। पाकिस्तान ने करा दिया, अमेरिका ने करा दिया, समस्या को दूर ले जाओ। इसलिए कोई भी चीज़ जो है, समस्या को हमारी ज़िंदगी में है, हमारे दिमाग में है, वहाँ से पकड़ने की ज़रूरत है। देखिए ऐसे कहते हैं, कहावत है कि सींग से पकड़ो, पूंछ से नहीं। सामने होकर लड़ो, मतलब ये है, समस्या को आप तभी जीत सकते हो जब सींग से पकड़ोगे, पूंछ से पकड़ के नहीं। इसलिए ये जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, ये क्यों जोर दे रहे हैं भाई शिक्षा पे, ज्ञान पे? सिर्फ इसलिए नहीं कि भी आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, भर पेट खाइयो, नहीं। जो हमारी इंसानियत छीनी गई है इससे, कि हमें आदमी नहीं माना जा रहा, जो हमारी बराबरी छीनी है, जो हमारे विकास के अवसर खत्म हो गए हैं, उसकी वजह से, कि उसके लिए ज़रूरी है, इस वजह से। तो ये यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, और वो शुरुआत में अब बहुत तरीके से, देखिए जैसे आप कह रहे थे कि भी बातें तो होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात चल रही है, धार्मिक या जातिगत, समस्या कुछ हो रहा है, झगड़ा कुछ हो रहा है, हमारे सबकी समस्या कुछ हो रहा है, उस पर बात करिए। देखिए जो पहलवान होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी होती है कि भाई उन्हें पकड़ पकड़ कर वहाँ ले आओ जहाँ मेरा दाव सही लगता है। ये घुमाने की चीज़ है कि अपनी जगह पे ले जाइए। तो इसलिए ये जो बात है कि सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले और इनका जो सत्यशोधक के जो मंतव्य थे, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है,
ये जितने भी बिचौलिए हैं, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो मंदिर में हो, भगवान कर मेरे बीच में, मैंने तीसरे की क्या ज़रूरत है भाई? डायरेक्ट कनेक्शन है अपना। ये जो बिचौलियावाद है, और क्योंकि इस बिचौलिए की दुकान चलती है, क्योंकि इस बिचौलिए कि ये इस चीज़ को पहचानते हुए कि हमारे, देखिए इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा लिखा है इस चीज़ के बारे में। उस टाइम पे तो यही बातें चलती थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब एक बच्चा पैदा होने से पहले ही दान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सारी जिंदगी, आज सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, वन करो, दान दो, कुछ है, ग्रहण लग गया, सूरज गया, दान दो, भैंस ब्याई है, कटड़ी होगी, दान दो, भैंस मर गई भी दान दो। मतलब बारिश नहीं हुई, फसल उठ गई, फसल बोनी है, फसल आ गई, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। आप इस कमाई को जोड़ लीजिए कि यदि हमारा ये 20% बन जाता है, यदि इसको हम अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, लाइफ की, अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खर्च करते, पूरी ज़िंदगी का धन जोड़ लीजिए आप, वो कितना बनता है। यदि अपने बच्चों पे खर्च करते, बस यही चीज़ है। इन्होंने इसी बात के लिए, लेकिन ये दान नहीं है, ये लूट है यार, ये पिन है, कांटा नहीं है। ये दान का सुपात्र कोई गरीब, अछूत, नीडी क्यों नहीं होता? हमेशा जो है दान का पात्र कौन होता है? दान किसको दिया जाता है? वो इस बात को देखते थे कि ये ना कुछ खास उसके लिए बनाई हुई चीज़ है, इसलिए ये ज़माना बीत गया, अब इसको छोड़ने की ज़रूरत है। और लेकिन क्योंकि विचार वो शोषण तो चल ही रहा है, उसके अब नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, नए नए तरीके, चाहे नाम देने के हों, चाहे कुछ भी हों, बहुत सारे तरीके मौजूद हैं अपने समाज के अंदर। तो इस सोच से जब यदि मुक्ति हमें मिल जाती है, स्वतंत्र सोच हमारे बीच में पैदा होती है, तो ये जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनका यही योगदान है कि हमारा माइंड स्वतंत्र हो जाए किसी तरह से। हमारा दिमाग ना जकड़ा हुआ है, उसमें इतनी दलदल भर रखी है हमारे दिमाग के अंदर। क्यों? कहानियाँ शुरू होती हैं बचपन में, घरों से ही। क्या सिखाया जाता है? एक अच्छी लड़की के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए, ऊपरा न मुँह करके न चलिए, तड़ा न रखिए नाड़, वगैरह वगैरह। कि जे मान लो कुछ भी कोई बाहर कुछ कह दे ना, मेरे तक बताइए, क्यों वही कल खुद ही कर दिए साहब, क्या दिक्कत है? ये नहीं सिखाया जा रहा। एक अच्छी लड़की के लक्षण जितने भी हैं, वो सब उसकी गुलामी के लक्षण हैं। उसको, उसकी क्षमताओं को वो कर रहे हैं। आत्मरक्षा में भी हम उसको प्रेरित नहीं कर रहे कि आप किसी कीड़े मकोड़े को छू दो, आपको काटना आएगा आपको। लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसी बात नहीं है, वो सिकुड़ती चली जाएगी। क्यों भाई? पलट क्यों? क्योंकि हमने उसको यही सिखाया है, आत्मरक्षा नहीं, कोई और रक्षा करेगा। इसीलिए हमारे रिवाज है ना कि चाहे इतना सा हो छोटा भाई, वो जाएगा साथ। किसको ले जा? बॉडीगार्ड उंगली पकड़ के छोटे भाई को भी दे देंगे, अकेले नहीं जाना। आत्मरक्षा का जो हर जीव मात्र का एक स्वाभाविक गुण है, नेचुरल गुण है, उसको भी हम किल कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारी जो सोच है, उस सोच को पकड़ो, उस सोच को कैसे पलटना है, कैसे हमारे जीवन की वो बेड़ी बनी हुई है। जो पुराना ज्ञान है वो सारा ही अच्छा नहीं होता। पुराना ज्ञान, उसमें देखो कि भी कौन सी चीज़ तो ख़राब है, कौन सी चीज़ जो है आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, और कौन सी चीज़ से लूट हो रही है, कौन सी चीज़ जो है हमारे को सच के नाम पे झूठ बेची जा रही है। उसकी परख करते हुए ही हमें ये रास्ता बताते हैं। और तो इनके पास तो यही ज्ञान था, यही इन्होंने बताया। जीना तो खुद है, प्रैक्टिस तो खुद करनी होती है। इन्होंने तो सूत्र बता दिया अपनी ज़िंदगी। देखिए, इनका नाम याद कर रहे हैं हम, 100 कितने साल हो गए, 1897 में डेथ हुई थी इनकी, अब तक भी इनका नाम चल रहा है। क्यों? इसीलिए तो इसी याद करना चाहिए हमारे महानायकों को,
और उनको याद इस रूप में करना चाहिए कि हम उनको अपनी सोच में, अपनी चेतना में धारण करें और धारण करके जितना जीवन में बदलाव कर सकते हैं उतना करें। यही एक रास्ता है। इसी रास्ते पर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें अपने अनुकूल होती जाएंगी। जो समाज नरेश जी पिछड़ा हुआ है ना, देखो मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हीं के फादर ने तो निकाला था इनको घर से, सोच के कारण। जिस समाज में ये पैदा हुए वो समाज आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है, उतना ही अनपढ़ है, उतना ही मतलब आगे आगे झूठे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, फॉरवर्डिंग एजेंसी बन रहे हैं। भाई कुछ बड़े बुद्धि भी प्रयोग कर ले भाई, के तो आ रहा है, के आगे किसका के कूड़ा सरकाना है क्या नहीं, लगे हुए हैं। लेकिन मशीन मतलब जो फ्री के लेबर मिल रही है, फॉरवर्डिंग लग रहे हैं। मतलब हमारा यूथ जो है बिना सोचे समझे एक प्रचार का वो बन रहा है, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड आगे। ये जो चीज़ है कि ये कहते हैं सोचो सोचो, जो मैडम कह रही थी ना, हाँ। और मतलब चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ पे पहली बार आप बता रहे हो रहे ये, बस ठीक है। ये तो देखो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये ना एंटी वायरस है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की जो विचारधारा है ना, वो ना एंटी वायरस है। जिस सिस्टम में ये लग गई ना, वहाँ कोई वायरस नहीं आ सकता, घुसेगा ही नहीं। इसलिए ये एंटी वायरस है। जितने सिस्टम है सबके अंदर मतलब फ्री अपलोड करो, ठीक है। तो जितनी भी वायरस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, पुराने भी। और ये हर एक विंडो में काम करता है, हर एक एप्पल में काम करता है, जितने भी। तो इसको मतलब ये उसकी ज़रूरत है। ऐसे कहते हैं हम कि भी देखिए, इनके पास जो बीज था ना विचार का, आप उसको पत्थर पे डाल दो, बर्फ में डाल दो, समुद्र में डाल दो, पैदा होना ही होना उसको। क्यों? क्योंकि उसमें इंसानियत है, सच्चाई और न्याय है, वो पैदा होगा ही। बस यही है कि आप कितना कर पाते हैं। जितना अपनी क्षमताएं, जितनी अपनी ताकत है उतना करते चलो। 200 साल पहले 6 लड़कियों से शुरू किया था। भारत की कितनी आबादी है जो पढ़ लिखी अपनी ज़िंदगी जी रही है। कहाँ कहाँ चीज़ें, जिनको गली में झाड़ू बांध के पीछे चलना पड़ता था, अब वो मंचों में शोभायमान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों? इसी वजह से। तो ये तो रास्ता खुल गया है, मतलब अगला ज़माना अपने हैं, मतलब इन्हीं का, इसी सोच का ज़माना है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो बिल्कुल इनके खिलाफ हैं, राजनीतिक पार्टियां, दल, व्यक्ति, वो भी इनका नाम सबदा आ गया। क्यों? जिसके खिलाफ ये थे वो भी सबसे आगे इनके नाम रखते हैं। क्यों? इनको पता है, उनको तो पता है कि जमाना इन्हीं का है और वो चक्कर शुरू हो चुका है। बस ये इसको और थोड़ा प्रक्रिया को तेज करने की बात है। जितना होता होएगा। और कोई मेरे ख्याल से निराशा जैसी कोई बात नहीं। जहाँ कल 4 आदमी थे आज वहाँ 40 हैं, जहाँ आज 40 हैं वहाँ कल 400 होंगे। तो ऐसी कोई निराशा की बात नहीं, क्योंकि इनका तो तर्क है ना, रैशनैलिटी है ना, विवेक है ना, इंसानियत है, सच्चाई है, न्याय। ये चीज़ कभी रुक नहीं सकती। ऐसे ना एक लेखक बुलाई थी हमने, मैं आखिरी एक उदाहरण दे रहा हूँ उसकी तरफ से। एक अनुराधा बेनीवाल है, हरियाणा की लड़की है, इंग्लैंड में रहती है। उन्हें एक नावल लिखा था, आज़ादी मेरा ब्रांड। क्या? आज़ादी मेरा ब्रांड। हाँ, आज़ादी मेरा ब्रांड, क्या मेरा ब्रांड आज़ादी। उन्हें एक नावल लिखा, वो ना हमारे कुरुक्षेत्र में आई, ऐसे जैसे हम फंक्शन कर रहे हैं ऐसे हमने फंक्शन किया। तो उसने ये एक बात ना बड़ी अच्छी कही, तो देखो कुर्ड़ी पे कारपेट बिछा के आप जो शादी की मिठाई भी रख देंगे ना, तो वो मिठाई भी सड़ जाएगी। क्या? इसलिए कुर्ड़ी पे कारपेट बिछाने के बजाय कुर्ड़ी की सफाई करो।
आप सोचते हो कि चलो 2 दिन का काम है, मैरिज करनी है, कुर्डी पे कारपेट बिछा लिया, दरी बिछा ली और यहाँ काम कर ले। नहीं, उस पर जो मिठाई रखोगे वो भी सड़ जाएगी, उसमें भी बदबू होगी। इसलिए कुर्डी पे कारपेट मत ढकिए, उसकी सफाई करिए, तभी उस पर नई चीज़ें बनेगी। उसने बिल्कुल सही बात की कि अपनी बुराइयों को, अपनी रूढ़ियों को छुपाओ मत, उसको सफाई करो। और ये हजारों साल की काई जम रही है, इसको यूं जैसे सफाई करते, नीचे बिल्कुल साफ पानी है, इंसानियत है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि मैं खुद यहाँ पे इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। और ये हमारी जितने भी सावित्रीबाई फुले हैं, उनकी प्रतिनिधि हैं, इन सब ने उनकी किताब का विमोचन किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बुलाया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और बड़े ही नपे तोले शब्दों में आपने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले या भीमराव अंबेडकर की जो सामाजिक मूवमेंट थी उसके ऊपर रोशनी डाली। आपने दान की बात की, आपने ये भी कहा कि जो ज्ञान है, जो पुराना ज्ञान है, उसकी अच्छी बातें लीजिए और पुरानी को छोड़ दीजिए।